नमस्कार। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि यहां मंदिर भी अदालत के आदेश से चलते हैं और संसद भी संविधान से। लेकिन जब कोई संगठन खुद को संविधान से ऊपर मानने लगे, अदालतों को ठेंगा दिखाने लगे और मंदिरों की पवित्रता तक को राजनीतिक प्रयोगशाला बना डाले, तो यह सिर्फ विवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और यही हुआ केरल के कोल्लम जिले में ओणम उत्सव के दौरान, जहां फूलों और भाईचारा का पर्व अचानक झंडों और नारों का अखाड़ा बन गया। मुथुपिल्लक्कड़ के पार्थसारथी मंदिर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने फूलों से रंगोली बनाई जिसमें संगठन का झंडा और ऑपरेशन सिंदूर लिखा था। हाईकोर्ट पहले ही आदेश दे चुका था कि मंदिर परिसर में झंडे या सजावट की अनुमति नहीं होगी। समिति ने आपत्ति जताई, शिकायत हुई और पुलिस ने 27 आरएसएस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया। और ये वही मामला है जिसने बतौर खबर पूरे देश का ध्यान खींचा। लेकिन इसके बाद भाजपा नेताओं ने अदालत और पुलिस पर ही सवाल उठा दिए, इसे सैनिकों का अपमान बता दिया और कहा कि मानो केरल में पाकिस्तान का शासन हो और यहां से असली समस्या सामने आती। क्या अदालत के आदेश का पालन करना अपमान है, या फिर अपमान यह है कि एक संगठन अपने राजनीतिक एजेंडे को सेना की वीरता के साथ जोड़कर जनता के सामने परोसता है? अब सवाल यही नहीं रुकते, आखिर आरएसएस कौन है कि मंदिरों की सजावट से लेकर राष्ट्रीय नीतियों तक हर जगह हस्तक्षेप करता है? संविधान ने किस धारा के तहत शक्ति दे रखी है? अदालत के आदेश तक को ठेंगा दिखा दे। क्यों इसकी कार्यप्रणाली हमेशा विवादों और टकराव की ओर ले जाती है? क्या यह वही संगठन नहीं है जिसका इतिहास राष्ट्रध्वज के प्रति असम्मान से लेकर बम धमाकों और सांप्रदायिक टकरावों तक जुड़ा रहा है? और क्या यह सच नहीं है कि जहां जहां यह संगठन प्रवेश करता है वहां भाईचारे की बजाय खाई गहरी हो जाती है? क्या मंदिर और त्योहार अब संगठनात्मक राजनीति के अड्डे बनकर रह जाएंगे? आज हालात ये है कि मंदिरों की पवित्रता और श्रद्धा की जगह झंडे और नारेबाजी का अड्डा बन चुका है। अयोध्या का राम मंदिर इसका ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है। वो मंदिर जो परंपराओं और आस्था से जुड़ा था, उसे आज धन, पर्यटन और राजनीतिक लाभ का अखाड़ा बना दिया गया। और यही मॉडल स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे मंदिरों और त्योहारों पर आजमाया जा रहा है। आरएसएस के इतिहास पर नजर डालें तो न्यायपालिका ने समय समय पर इसके तौर तरीकों पर सख्त टिप्पणी की है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था और उस समय सरकार ने साफ कहा था कि यह संगठन सांप्रदायिक जहर फैलाता है और देश की एकता के लिए खतरा है। प्रतिबंध के खिलाफ जब मामला न्यायपालिका और आयोगों के सामने पहुंचा तो कोर्ट और जांच आयोगों ने भी संगठन की गतिविधियों पर सवाल उठाए थे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब दोबारा बैन लगा तब भी इसकी कार्यप्रणाली और गुप्त गतिविधियों पर शंका जताई गई। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लगे तीसरे प्रतिबंध पर भी न्यायपालिका ने गंभीर टिप्पणियां की और सरकार के पक्ष में कहा कि आरएसएस की भूमिका में शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ी है। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही के वर्षों में कई बार आरएसएस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले फैसले दिए हैं। जैसे सकरा देवी मंदिर परिसर में संघ कार्यकर्ताओं द्वारा हथियार प्रशिक्षण और मार्च निकालने पर अदालत ने सख्त रोक लगाई और कहा कि मंदिर धार्मिक गतिविधियों का स्थल है, ना कि राजनीतिक प्रशिक्षण का अखाड़ा। और इसी तरह मंदिरों के झंडे लगाने या रंगोली के नाम पर राजनीतिक प्रतीकों को थोपने पर कोर्ट ने बार बार हस्तक्षेप कर साफ कहा कि यह परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और इतिहास यह भी बताता है कि नागपुर मुख्यालय पर दशकों तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने से परहेज किया गया। अदालत और जनता के दबाव के बाद ही धीरे धीरे इसे स्वीकारना पड़ा। न्यायपालिका ने यह संकेत दिया कि जब एक संगठन राष्ट्रीय प्रतीक को ही नकारे तो उसके राष्ट्रवाद पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कपूर आयोग ने गांधी की हत्या के जांच के बाद यह कहा था कि आरएसएस को संगठन के रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसने यह भी दर्ज किया कि संगठन का माहौल और विचारधारा ऐसा था जिसने हत्यारों को नैतिक समर्थन का
आधार दिया। यानी कि न्यायपालिका और आयोगों ने बार बार यह साफ किया कि आरएसएस की गतिविधियां लोकतांत्रिक और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बनती रही हैं। तो सवाल उठता है, आखिर दशकों से न्यायपालिका इस संगठन की सीमाओं को लेकर चेतावनी देती रही है, और अगर बार बार प्रतिबंध और अदालतों के हस्तक्षेप के बावजूद इसकी कार्यप्रणाली वही की वही है, तो आखिर कब तक इसे सत्ता और संरक्षण मिलता रहेगा? क्या लोकतंत्र के भीतर ऐसी संस्था की कोई आवश्यकता है जिसका पंजीकरण ही संदेहों और विवादों से घिरा हो? क्या अब समय नहीं आ गया कि अदालतों की टिप्पणियों और फैसलों को अमल में लाते हुए ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो? और अब यहां पर मूल सवाल सामने आता है, क्यों हर त्योहार पर, हर मंदिर में, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनका झंडा गाड़ना जरूरी हो गया है? क्यों अदालतों के आदेश इन पर लागू नहीं होते? क्यों हर बार कार्रवाई आधी अधूरी रह जाती है? क्यों सत्ता में बैठे लोग जेल भेजो, सख्त कार्रवाई करो का नाटक करते हैं और अगले ही दिन संरक्षण दे देते हैं? क्यों विपक्षी जब सत्ता में आते हैं तो बैन की बात करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही ढीले पड़ जाते हैं? देश की व्यवस्था संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संविधान से चलती है, लेकिन आरएसएस की क्या भूमिका है? कौन सा संवैधानिक दर्जा इसे अदालत के आदेश तोड़ने, राष्ट्रध्वज अपमान करने और समाज को बांटने का अधिकार देता है? कड़वा सच यह है कि आरएसएस राष्ट्रवाद के नाम पर केवल एक दल का झंडा ढोता है। तिरंगे का अपमान करने वाले आज तिरंगे के नाम पर भाषण देते हैं। आजादी की लड़ाई से दूरी बनाने वाले आज खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, और मंदिरों की परंपरा को तोड़कर कब्जा जमाने वाले आज आस्था का ठेका लिए बैठे हैं। और अगर अब भी संगठन पर सख्त लगाम नहीं लगी तो कल अदालतें, संविधान और पूरा लोकतंत्र इनके झंडे के तले बंधक बना दिए जाएंगे। और सवाल यह है कि क्या अब भी हम चुप रहेंगे या फिर कहेंगे बस बहुत हुआ, ऐसी संस्था की जरूरत नहीं है, राष्ट्रध्वज तक को सम्मान न दे और संविधान से ऊपर खुद को माने? आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? आरएसएस के बारे में आपकी क्या सोच है? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।